नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सारी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। नामों की घोषणा हो रही है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसमें एक शब्द आप सुन रहे होंगे प्रचार के दौरान, वंशवाद। वंशवादी लोगों का विरोध किया जा रहा है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि वंशवाद की राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान होता है और वंशवादी राजनीति चलती रहे, जैसे कि एक बेटा प्रधानमंत्री था, उसका बेटा फिर प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसे वंशवादी प्रथा बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन ये कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये खतरनाक क्यों होती है भाई। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वंशवाद क्या होता है और ये देश और समाज के लिए कितना खतरनाक होता है। तो वंशवादी प्रथा उसी प्रकार से है जैसे कि पहले राजतंत्र हुआ करता था कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बन सकता था और किसी को राजा बनने का अधिकार नहीं था। उसी प्रकार हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि आज़ादी से पहले की हैं या कुछ बाद में बनाई गई हैं, वो अपने परिवार की पार्टी बन के रह गई हैं। जैसे कि किसी के पिताजी ने या दादाजी ने वो पार्टी बनाई थी, उनकी मृत्यु के बाद या कभी कभी तो जीते जी उसके पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में वो गद्दी सौंपी गई और वो पार्टी का अध्यक्ष बना। और पार्टी जब चुनाव जीत जाती है तो वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी वही व्यक्ति बनता है। इस प्रकार से देश में अनेकों ऐसी पार्टियां पैदा हो गई हैं जो कि वो खुद वंशवादी प्रथा पर आधारित हैं। उनके आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये वंशवादी प्रथा खतरनाक क्यों है, इससे देश और समाज को क्या नुकसान होता है, मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ ली, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया, जेल भी गए और गांव-गांव घूम करके उन्होंने देश को जाना समझा। और बाद में जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो उनको देश की परिस्थितियां पता थीं, संघर्ष के बारे में जानते थे कि उनके साथ में देश के लोगों ने कितना संघर्ष किया है। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खूब देश की सेवा की, लोगों की सेवा की और देश, और जो दुनिया में बहुत गरीब देश माना जाता था, वो बहुत एक अच्छी स्थिति में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद में ज़्यादा समय तक तो इंदिरा गांधी को ही सत्ता मिली। थोड़े समय के बीच में जैसे लाल बहादुर शास्त्री भी रहे और वो किसी वंशवाद की राजनीति से नहीं आते थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी सत्ता चलाई। इंदिरा गांधी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने भी बहुत अच्छे देश की सेवा की और देश को और ऊंचाइयां दी। क्योंकि वंशवाद की राजनीति से तो आई थी इंदिरा गांधी, लेकिन उन्होंने भी उस संघर्ष को देखा था जो कि उनके पिता ने किया था। क्योंकि जब वो छोटी थी तब वो भी जवाहरलाल नेहरू के साथ में उस संघर्ष में शामिल थी जो कि आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा जा रहा था। उसके बाद में क्योंकि इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे संजय गांधी और राजीव गांधी, तो जब प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बन जाता है तो उनके पुत्रों को एक अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है। और इसी प्रकार से संजय गांधी और राजीव गांधी का पालन पोषण हुआ। उन्होंने कोई संघर्ष नहीं देखा, उनको नहीं पता था कि देश के लोग, गरीबी क्या होती है, गांव के लोग क्या करते हैं। उन्होंने तो एक जो कि राजमहलों की तरह जो घर था उसमें उनका पालन पोषण हुआ। कार में जाना, कार में आना, दुनियादारी उन्होंने देखी नहीं थी। उनको किसी प्रकार से संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा था। और जब राजीव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनको अनुभव तो कुछ था नहीं दुनियादारी का, अपने सलाहकारों के बल पर जितने दिन भी प्रधानमंत्री रहे वो चलाया और वो पूरी तरह से एक विफल प्रधानमंत्री साबित हुए। अब मैं बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों। जवाहरलाल नेहरू भी सफल रहे, इंदिरा गांधी भी बहुत सफल रही, लेकिन राजीव क्यों फेल हो गए, इसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए कि प्रकृति का नियम है कि हम, देखिए, घर के अंदर पौधे लगाते हैं गमले के अंदर,
और गमले के अंदर जो पौधे होते हैं उनको सारी सुरक्षा दी जाती है। समय समय पर पानी दिया जाता है, बाहर कोई तूफान आ जाए तो उनको घर के अंदर रख लिया जाता है, और ज़्यादा धूप हो तो भी उनको छांव में रख दिया जाता है। यानी किसी प्रकार से उन पौधों को प्राकृतिक जो संघर्ष होता है उसमें शामिल नहीं होने दिया जाता, सुरक्षा की दृष्टि से। तो वो पौधे अब जिन्होंने प्रकृति का सामना नहीं किया कभी, और तो वो पौधे यूँ कहें कि बलवान नहीं हो सकते, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और प्रकृति के साथ जो पौधे ज़मीन के अंदर जो बड़े होते हैं, जो बारिश, धूप और यूँ कहें कि तूफ़ानों का सामना करते हैं, तो जो कमज़ोर पौधे होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो बलवान और जो मजबूत पौधे होते हैं वही आगे जाके बड़े दरख्त बनते हैं। कुल मिला के मैं यूँ कहूँ कि जो आपके घर के अंदर, जो गमले के अंदर जो पौधा लगा हुआ है, वो पौधा तो बन सकता है लेकिन दरख्त कभी नहीं बन सकता। दरख्त बनाने के लिए उसको गमले से निकाल कर ज़मीन के अंदर उसको लगाना ही पड़ेगा, तभी उसको जड़ें जमाने का मौका मिलेगा। तो जो राजनीतिक दल है, जो कि मुख्यमंत्री हो चाहे किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, उनके बच्चे ठीक उस गमले के पौधे के समान हैं, जो कि जिन्होंने ना तो ज़मीन से जुड़े हुए, ना गरीबी देखी है, ना लोगों का संघर्ष देखा है, ना लोगों की तकलीफ़ें पता है। तो देश के लिए वो बड़ा ही ख़तरनाक होता है। और हम बात करें कि देखिए कि किसान के हम बारे में समझाते हैं कि एक किसान होता है, वो भी अपनी भूमि में देखिए 3 या 4 बार से ज़्यादा उसी बीज का इस्तेमाल एक ही ज़मीन में नहीं करता है। जैसे कि नया बीज खरीद के लाएगा, अपने खेत में उगा लिया, फसल ले ली, उसमें से बेच देगा, बीज के लिए रख लेगा, और फिर बोएगा, फिर थोड़ा सा रख लेगा, लेकिन 3 बार या 4 बार से ज़्यादा वो भी इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है अब इस ज़मीन में इसी बीज को बार बार बोते रहेंगे तो पैदावार कम होती जाएगी। तो ये प्रकृति का नियम है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी बचपन से घर छोड़ के चले गए, कहाँ कहाँ रहे, किस हाल में रहे, किसी को कुछ भी पता नहीं था। अगर ऐसे ही व्यक्ति घर से तो बहुत छोड़ के भागते हैं, जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते, वो आगे नहीं बढ़ पाते, ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, या फिर कहीं अनजान गलियों में गुम हो जाते हैं। जो बहुत बलवान होते हैं, जिन प्राकृतिक दृष्टि से प्रकृति उनका संरक्षण करती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी उन संघर्षों से निकल करके, क्योंकि बलवान थे, प्रकृति चाहती थी उनका संरक्षण करें, उनका हुआ, और आगे चल कर के जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको देश के एक एक नागरिक के बारे में पता था। साधु संत भिखारी, और जो हम कहें कि जब पीएम बन गए तो बड़े बड़े लोग, जो कारपोरेट लोग हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। हर तरह के लोगों से प्रधानमंत्री जी मिले हुए हैं, हर गांव गए हुए हैं, पूरा देश घूमा हुआ है, हर क्षेत्र की जानकारी है, चाहे पहाड़ी हो, चाहे हिमालय हो, चाहे रेगिस्तान हो, और चाहे समुद्र का किनारा हो, चाहे पठार हो साउथ का, पूरा देश उन्होंने घूमा हुआ है। इसीलिए वो देश का विकास ढंग ठीक से कर पा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वंशवाद की राजनीति कितनी ख़तरनाक है। ये सिर्फ राजनीति में ही नहीं, हर क्षेत्र में लागू होता है। मैंने किसान की फसलों के बारे में बता दिया। मैं आपको, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, और उनके पुत्र, जो एक बहुत छोटा कलाकार था और उनके पुत्र थे, वो उन्होंने कई बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू ली, लेकिन जो बहुत बड़े कलाकार थे और उनके पुत्र, शायद वो इस फिल्म इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ किसी को थोपा नहीं जा सकता। वो तो पब्लिक चलाती है, और पब्लिक को पसंद आएगी उनकी एक्टिंग, कारनामे तो देखेगी। तो यहाँ पर कोई वंशवाद की राजनीति फिल्म इंडस्ट्री में पनप ही नहीं सकती है। लेकिन राजनीति में उनको ग्लोरीफाई कर करके, महिमा मंडित कर करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, और ऐसे एक गैर अनुभवी आदमी को हमारा नेता या हमारा प्रधानमंत्री बना करके खड़ा कर दिया जाता है, जो देश के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। जिस प्रकार से आज भी कई पार्टियां कर रही हैं वंशवाद की राजनीति, और अयोग्य होते हुए भी वो चाहती हैं कि ये जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का उनको प्रयास कर रही हैं। लेकिन यहाँ भी जनता को ये समझ आ गई है
कि ये वंशवाद की राजनीति खराब है और ये जो लोग हैं जो गमले के पौधे के समान हैं, ये किसी प्रकार से ना तो हमारा भला कर सकता है ना देश का भला कर सकते हैं। तो हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कई बार किसी वंश में कोई योग्य पुत्र पैदा भी हो जाता है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ऐसा अपवाद बहुत कम होता है, क्योंकि गमले के पौधे को जब तक ज़मीन पर नहीं लगाया जाएगा और तब तक वो जड़ें नहीं पकड़ेगा, वो दरख्त नहीं बनेगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर कोई नेता है, उसका पुत्र जब तक ज़मीन से नहीं जुड़ता है, पूरे देश के लोगों को भ्रमण करके उनका जानकारी नहीं लेता है, उनकी सेवा नहीं करे, तब तक उसको आगे प्रमोट नहीं करना चाहिए। छोटे पद पर रहे, फिर छोटे पद से बड़े पद पर जाएगा तो देश को समझने का मौका मिलेगा। एकदम से बड़ा पद मिलने पर वो देश का ही सत्यानाश करेगा, बल्कि समाज का भी करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि वंशवाद की राजनीति का विरोध क्यों किया जाता है, कितनी खतरनाक है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए। तो 2024 का जो चुनाव होगा वो किसी प्रकार से किसी भी अयोग्य व्यक्ति को हमें चुन के आगे नहीं भेजना है, चाहे किसी जाति धर्म, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे बंधु हो। हमें अपने जो लोग जो आएंगे उनमें से एक अच्छे व्यक्ति को बिना जाति धर्म और यूँ कहें कि पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसको वंशवाद कहते हैं उसको देखे बिना उसको अगर योग्य है तो उसको आगे बढ़ाइए। वही आपकी सेवा करेगा, वही देश की सेवा करेगा। बस आपको समझाने का प्रयास किया है, शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि वंशवाद की राजनीति हमारे लिए कितनी खतरनाक है। नमस्कार।